हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ स्कूल। आज का हमारा टॉपिक है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन की जब हम बात करते हैं तो ये आपका बिजनेस फाइनेंस यूनिट 4 के अंदर इंक्लूडेड है। जब बिजनेस फाइनेंस में हम तीन मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसीजन लेते हैं जो हर बिजनेस के लिए एक बैकबोन डिसीजन होते हैं। तो वो तीन डिसीजन कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है आपका इन्वेस्टिंग डिसीजन, देन फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। तो इन्वेस्टिंग डिसीजन में हम ये डिसाइड करते हैं कि हम किस सोर्स ऑफ फाइनेंस से हम कहाँ पे हमारा जो बिजनेस में जो भी हम प्रॉफिट्स होते हैं उन्हें कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करें। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी पे इन्वेस्ट करना है या कोई आपको डिबेंचर्स खरीदने हैं किसी और कंपनी के, या शेयर्स में इन्वेस्ट करना है। ये सारे डिसीजन हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर लेते हैं। फाइनेंसिंग डिसीजन में हम कौन से डिसीजन इंक्लूड करते हैं कि हम हमारे बिजनेस में कहाँ से फाइनेंस लेके आएंगे या कौन से सोर्स ऑफ फाइनेंस से हम पैसा उठाएंगे जिससे कि हम हमारी बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाए। थर्ड और मोस्ट इंपोर्टेंट डिसीजन होता है आपका डिविडेंड डिसीजन। जो भी प्रॉफिट्स हम ड्यूरिंग द ईयर या फिर ड्यूरिंग द बिजनेस एक्टिविटीज के थ्रू जो भी प्रॉफिट्स हम अर्न करते हैं उसका हम दो तरीके से अप्रोप्रिएशन करते हैं। पहला, या तो हम उसे शेयर होल्डर्स में एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, या दूसरा हम उसे रिटेन कर लेते हैं हमारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए। तो यही दो डिसीजन हम डिविडेंड डिसीजन के थ्रू पता करते हैं, और यही दो डिलीमा होता है हर बिजनेसमैन के लिए कि वो प्रॉफिट्स को एज अ डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दे या फिर फ्यूचर में होने वाले जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए रिटेन कर दे। अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो मार्केट प्राइस जो शेयर्स की होती है वो इंक्रीज हो जाती है, शेयर होल्डर्स का हमारी बिजनेस पे कॉन्फिडेंस रहता है। और अगर हम उसे रिटेन करके रखते हैं तो फ्यूचर में होने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए हमें बाहर से पैसा रेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो दोनों ही केसेस में जो बिजनेसमैन होता है वो एक डिलेमा में फंस जाता है, और इसी डिलेमा को दूर करने के लिए हम डिविडेंड डिसीजन के बारे में पढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं डिविडेंड क्या होता है। तो मीनिंग ऑफ डिविडेंड क्या है? डिविडेंड वो पार्ट है प्रॉफिट का जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है शेयर होल्डर्स को इन कैश। ठीक है, सेक्शन 235 में डिविडेंड में हम इंटरिम डिविडेंड को भी इंक्लूड करते हैं। तो अब ये इंटरिम डिविडेंड क्या होता है इसकी क्लैरिटी हम आगे देंगे, इसको हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है पेमेंट टू हुम। डिविडेंड किसको पे किया जाता है? तो डिविडेंड आपके शेयर होल्डर्स को पे किया जाता है। ठीक है, डिविडेंड हम किसको पे। हाँ, ट्रीटमेंट इन अकाउंटिंग की बात करें तो डिविडेंड आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि कंपनी ने प्रॉफिट्स अर्न किए हैं तो कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट या डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है। अगर नहीं तो कंपनी के ऊपर ये कोई मैंडेटरी नहीं है डिविडेंड को डिक्लेयर करना। इट इज नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली लाइबिलिटी कंपनी को पे करनी होती है, वेदर कंपनी अर्न्स प्रॉफिट और लॉसेस भी होंगे तो भी उसे पूरा करना पड़ता है। तो ये इसके अंदर कौन सी आपकी लाइबिलिटीज आती है? डिबेंचर होल्डर्स के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। आप कंपनी चाहे प्रॉफिट अर्न करे चाहे लॉसेस अर्न करे, डिबेंचर होल्डर का जो इंटरेस्ट है वो कंपनी के लिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। वही डिविडेंड क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। अगर प्रॉफिट्स होंगे तो डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं, अदरवाइज देयर इज नो कंपल्शन। सोर्सेज फ्रॉम विच डिविडेंड कैन बी पेड। तो ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है। ये आपके सेक्शन 123 में बताया गया है कि सोर्सेज फ्रॉम विच डिविडेंड कैन बी पेड। कहाँ कहाँ से डिविडेंड पे किए जा सकते हैं? तो करंट ईयर के प्रॉफिट जो आपके रेवेन्यू नेचर के होते हैं, कैपिटल नेचर के प्रॉफिट, जैसे आप कोई प्लांट एंड मशीनरी सेल करी और उसके ऊपर आपको प्रॉफिट हो गया तो वो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है, उसमें से डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होता है। करंट ईयर का प्रॉफिट जो रेवेन्यू नेचर का होता है, जो आपने सेल करके या सर्विसेज प्रोवाइड करके जो आपका मेन कोर्स ऑफ बिजनेस होता है उसको परफॉर्म करके जो आप प्रॉफिट अर्न करते हो वो रेवेन्यू प्रॉफिट होता है, और उस प्रॉफिट में से आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। अगर प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है वो भी रेवेन्यू नेचर का, तो वहां से भी डिविडेंड आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फ्री रिजर्व्स अगर अवेलेबल है तो वहां से भी डिविडेंड डिक्लेयर किया जा सकता है। और अगर कोई अमाउंट है प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ने अगर आपको कोई अमाउंट दिया है ड्यू टू गारंटी टू शेयर होल्डर्स, तो यहाँ से भी इस फंड से भी आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं।
की। तो बिफोर पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर डिविडेंड शेल बी पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। देखो शेयर होल्डर्स की अगर हम बात करें तो दो टाइप के शेयर होल्डर होते हैं, एक इक्विटी शेयर होल्डर जो आपके रियल ओनर्स होते हैं, दूसरा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो प्रेफरेंशियल राइट इंजॉय करते हैं। दो प्रेफरेंशियल राइट इनके होते हैं। सबसे पहला कि जो डिविडेंड होता है वो पहले प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को पे किया जाता है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे किया जाता है। और जब वाइंडिंग अप होता है तो उस केस में भी सबसे पहले कैपिटल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दी जाती है, उनका पेमेंट किया जाता है, उसके बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट किया जाता है। ठीक है, तो मैनर ऑफ इक्विटी डिविडेंड, किस तरीके से इक्विटी डिविडेंड दिया जाता है। तो सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रपोज करते हैं डिविडेंड का अमाउंट या डिविडेंड की रेट इन एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, और प्रपोज करने के बाद डिक्लेयर कौन करता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स। एनुअल जनरल मीटिंग में ही इक्विटी शेयर होल्डर्स इसे डिक्लेयर करता है। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर उस रेट को जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने प्रपोज किया उसे इंक्रीज नहीं कर सकते, उसे डिक्रीज नहीं कर सकते। जो रेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने प्रपोज कर दी उसी रेट पे इक्विटी शेयर होल्डर को क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। देखो अगर हम प्रेफरेंस डिविडेंड की मैनर की बात करें तो अगर इक्विटी डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है तो प्रेफरेंस डिविडेंड ये मान लिया जाएगा कि ये ऑटोमेटिकली पेएबल है, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड आपका इक्विटी डिविडेंड से पहले पे किया जाता है। लेकिन अगर इक्विटी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं है तो और कंपनी प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना चाहती है तो उस केस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एनुअल जनरल मीटिंग में फॉर्मल डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अपना डिविडेंड है वो बिना डिक्लेरेशन के क्लेम नहीं कर सकते, जैसे कि डेट्स क्लेम कर लेते हैं, क्योंकि डेट के ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। कंपनी को चाहे कंपनी लॉसेस अर्न करे या प्रॉफिट अर्न करे, कंपनी को विदाउट एनी डिक्लेरेशन डेट के ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अपना डिविडेंड विदाउट एनी डिक्लेरेशन क्या क्लेम नहीं कर सकती। लेकिन अगर प्रोविजन है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इस चीज को अगर सपोर्ट कर रहा है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर बिना डिक्लेरेशन के अपना डिविडेंड क्लेम कर सकती है, तो उस केस में अगर आर्टिकल में लिखा है तो उस केस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बिना डिक्लेरेशन की भी अपना डिविडेंड क्लेम। देखो रेस्ट्रिक्शन टू पे डिविडेंड, जो सेक्शन 8 की कंपनी है, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके लिए क्या होता है, आपका रिस्ट्रिक्शन होता है डिविडेंड को पे करने के लिए। ऑन विच अमाउंट if there is a provision in article of association that dividend shall be paid on paid up amount। ठीक है, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई प्रोविजन है तो अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई प्रोविजन है तो डिविडेंड आपका पेड अप अमाउंट पे किया जाएगा, अदरवाइज नॉमिनल वैल्यू पे क्या डिविडेंड पे किया जाएगा। देखो पेड अप अमाउंट वो अमाउंट होता है जो कंपनी शेयर होल्डर से मंगाती है और प्लस जो शेयर होल्डर कंपनी को पे करती है। तो जो मंगाती है उसे कॉल्ड अप कहते हैं और जो शेयर होल्डर्स पे कर देते हैं उसे पेड अप अमाउंट कहते हैं। और नॉमिनल वैल्यू वो होती है कि सपोज कोई शेयर 10 रुपए का है तो ये जो 10 रुपए है ये इसकी नॉमिनल वैल्यू है। तो अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजन है तो पेड अप अमाउंट पे डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा, और अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कोई प्रोविजन नहीं है तो डिविडेंड आपका नॉमिनल वैल्यू पर डिक्लेयर किया जाएगा। और सेक्शन 8 की जो कंपनीज है, मतलब जो सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड कंपनी है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो बनाई जाती है कंपनी, उनके लिए रिस्ट्रिक्शन है, उनको जरूरी नहीं है कि वो डिविडेंड पे करें, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है वो डिविडेंड पे। तो टाइम लिमिट फॉर पेमेंट, तो ये सेक्शन 127 में है कि कितने टाइम पेमेंट में डिक्लेरेशन के बाद कितने टाइम पीरियड में आपको डिविडेंड पे करना पड़ेगा। तो वो है विद इन 30 डेज, मतलब डिक्लेरेशन के 30 डेज के अंदर अंदर शेयर होल्डर्स को कंपनी को पेमेंट करना होता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डिविडेंड की। तो सबसे पहले कैश डिविडेंड, कि अगर कैश में डिविडेंड दे दिया तो उसे कैश डिविडेंड कहते हैं। स्टॉक डिविडेंड मतलब कैश अवेलेबल नहीं है लेकिन आपने बोनस शेयर के थ्रू शेयर होल्डर्स को डिविडेंड का पेमेंट कर दिया तो वो स्टॉक डिविडेंड होता है। स्टॉक स्प्लिट डिविडेंड क्या होता है कि जब बोनस शेयर आपका मोर देन 25% ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर, तो अगर आपके 1000 शेयर्स है और बोनस इश्यू आपका हो गया है 500 शेयर का, मतलब
500 शेयर का बोनस शेयर्स आपने एज अ डिविडेंड किसको इशू कर दिए, शेयर होल्डर्स, तो वो आपका स्टॉक स्प्लिट डिविडेंड होता है। स्क्रिप्ट और बॉन्ड डिविडेंड किसे कहते हैं कि जब फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की वीक है, मतलब कंपनी ना तो बोनस शेयर इशू कर सकती है, ना कैश में डिविडेंड दे सकती है, फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की वीक है, लिक्विडिटी नहीं है कंपनी में, तो उस केस में कंपनी क्या दे देती है, प्रोमिसरी नोट इशू कर देती है कि हम फ्यूचर में आपको इतने रुपीस का डिविडेंड देंगे, तो उसे बोलते हैं आप स्क्रिप्ट या बॉन्ड डिविडेंड। लिक्विडिटी डिविडेंड क्या होता है कि जब शेयर होल्डर्स को उनकी कैपिटल रिटर्न कर दी जाए एज अ डिविडेंड, तो वो होता है आपका लिक्विडिटी डिविडेंड। ऑप्शनल डिविडेंड होता है कि शेयर होल्डर्स के पास ये राइट होता है या तो वो डिविडेंड कैश में ले ले या फिर काइंड में ले ले। कंपोजिट डिविडेंड पार्टली इन कैश और पार्टली इन काइंड। प्रपोज डिविडेंड वो होती है जो बोर्ड डायरेक्टर प्रपोज करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में, उसे बोलते हैं प्रपोज डिविडेंड। और फाइनल डिविडेंड एनुअल जनरल मीटिंग में जब डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है उसे फाइनल डिविडेंड कहते हैं। देखो, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोज करे तब तो वो प्रपोज डिविडेंड हो गया, और जब आपके शेयर होल्डर्स उसे डिक्लेयर कर दे तो वो होता है फाइनल डिविडेंड। अब ये कंपनी की लाइबिलिटी होती है, जैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है 30 दिन के अंदर अंदर इसका पेमेंट आपको शेयर होल्डर्स को करना पड़ता है, अदरवाइज इंटरेस्ट चार्ज होने लग जाता है। नेक्स्ट है इंटरिम डिविडेंड। तो इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, एक्सेप्शन टू द रूल दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कांट डिक्लेयर डिविडेंड, इट इज डिक्लेयर्ड एट द बोर्ड मीटिंग। ये एक्सेप्शन है रूल्स का कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कांट डिक्लेयर डिविडेंड। हमने अभी बात करी कि जो डिविडेंड होता है वो आपका शेयर होल्डर्स ही डिक्लेयर करते हैं, तो ये एक एक्सेप्शन है उस रूल का कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कांट डिक्लेयर डिविडेंड। ये जो इंटरिम डिविडेंड है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिक्लेयर करते हैं बोर्ड मीटिंग में। अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ डिसीजन की। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट डिसीजन होता है कि क्या हम डिविडेंड दें या हम डिविडेंड रिटेन कर ले, कि वेदर डिविडेंड डिसीजन विल हैव इफेक्ट ऑन वैल्यू ऑफ फर्म, मार्केट प्राइस, इक्विटी शेयर। कि अगर हम डिविडेंड दे रहे हैं तो हमारी जो मार्केट प्राइस है इक्विटी शेयर का वो राइज होनी चाहिए, उसी से वैल्यू ऑफ फर्म भी बढ़ेगी। तो अगर हम डिविडेंड दे रहे हैं और उससे हमारा मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर बढ़ रहा है तब तो हम डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, अदरवाइज हम उसे रिटेन कर लेंगे फॉर द फ्यूचर प्रोजेक्ट। तो ये किससे कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए कुछ थ्योरीज होती हैं जो हम डिविडेंड डिसीजन में पढ़ते हैं। उन थ्योरीज के बेसिस पे हम ये डिसीजन निकालते हैं कि कंपनी को डिविडेंड देना चाहिए या उसे रिटेन कर लेना चाहिए। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो एक होता है आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स होने चाहिए, लेकिन ये शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव होता है कंपनी का कि कंपनी ने गुड्स और सर्विसेज को सेल किया और उससे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होने चाहिए। लेकिन अल्टीमेट गोल क्या होता है किसी भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, कि जो उसके शेयर होल्डर्स है उसकी वेल्थ इंक्रीज होनी चाहिए। ये अल्टीमेट गोल होता है किसी भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करने के लिए हम डिविडेंड डिसीजन लेते हैं, और डिविडेंड डिसीजन लेने के लिए हम डिविडेंड की थ्योरीज को पढ़ते हैं जो कि आपके पेपर में हर बार पूछा जाता है। तो सबसे पहली डिसीजन है आपकी वॉल्टर मॉडल ऑफ डिविडेंड। सबसे पहला आपका मॉडल है आपका वॉल्टर मॉडल ऑफ डिविडेंड। तो वॉल्टर मॉडल जो है वो आपका आया था अराउंड 1962 में, वॉल्टर ने इसे दिया था। इस मॉडल को पढ़ने से पहले इसके कुछ अजम्पशंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या अज्यूम करता है वोल्टर मॉडल ऑफ डिविडेंड, कि जो मार्केट है वो कैसे आपका परफेक्ट मार्केट है। परफेक्ट मार्केट का मतलब होता है कि जितने भी मेंबर्स होते हैं मार्केट में उनको परफेक्ट नॉलेज है मार्केट की, कि मार्केट में कौन सा प्राइस प्रिवेल कर रहा है या फिर कौन सा प्रोडक्ट सेल हो रहा है। तो मार्केट कैसा है, परफेक्ट मार्केट है, सबको मार्केट की अच्छी जानकारी है। जो रेट ऑफ रिटर्न है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो क्या है आपका कांस्टेंट है। और लाइफ ऑफ अ कंपनी परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब होता है कि इनफाइनाइट है, कि नियर फ्यूचर में कभी भी बिजनेस आपका क्लोज नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट क्या है, कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं वो रिटेन अर्निंग के थ्रू कर रहे हैं, जिसकी कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं आती है, कोई भी कॉर्पोरेट टैक्स एग्जिस्ट नहीं करता है। और जो भी ईपीएस और डीपीएस है, ईपीएस का मतलब अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड पर शेयर, वो क्या आपका कॉन्स्टेंट है। ठीक है, बात करते हैं वॉल्टर मॉडल क्या होता है। तो वॉल्टर मॉडल में हम सबसे पहले डिविडेंड लेते हैं। डी का मतलब यहाँ है डिविडेंड। ठीक है, आर का मतलब है यहाँ पे
रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, आर का मतलब होता है रेट ऑफ रिटर्न। के मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ई मतलब अर्निंग, अर्निंग पर शेयर, अगेन के का मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इस फॉर्मूला हम क्या फाइंड करते हैं, पीपी मतलब होता है मार्केट प्राइस पर शेयर। तो अगर मार्केट प्राइस पर शेयर हम निकाल रहे हैं इस फॉर्मूले से, तो इसका किस तरीके से हम मतलब किस तरीके से अब डिसीजन ले कि मैम वाटर मॉडल लगा दिया है, हमारी मार्केट प्राइस पर शेयर आ गई है, तो अब हम किस तरीके से ये पता करें कि हमें डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करना है, रिटेन करके रखना है, या फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो ये कैसे पता चलता है। देखो आपकी ग्रोथ फर्म का मतलब क्या होता है कि जो रिटर्न है वो ज्यादा है ऑफ इक्विटी से, तो उस केस में क्या कीजिए, आप ज्यादा से ज्यादा रिटेन करके रख दीजिए, मतलब डिविडेंड डिक्लेयर कीजिए, ठीक है। नेगेटिव रिलेशन डिविडेंड प्राइस, तो डिविडेंड और मार्केट प्राइस में नेगेटिव रिलेशन होता है। अगर आप मार्केट प्राइस हाई है तो आप डिविडेंड लो रखिए, और अगर डिविडेंड मार्केट प्राइस लो है तो डिविडेंड हाई रखिए। और अगर आप ग्रोथ फॉर्म है, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल सपोज 10% है, रेट ऑफ रिटर्न उससे मिलने 15% है, तो उस केस में क्या कीजिए, डिविडेंड नहीं डिक्लेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा पैसा रिटेन करके रख लीजिए फॉर द फ्यूचर पीरियड। अगर कांस्टेंट फॉर्म है, कांस्टेंट फॉर्म का मतलब होता है रेट ऑफ रिटर्न भी 10% है और कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी 10% है, तो उस केस में आप डिविडेंड दीजिए या फिर रिटेन करके रख लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मार्केट प्राइस पर शेयर पे। अगर डिक्लाइनिंग फॉर्म है, मतलब रिटर्न 10% और कॉस्ट ऑफ इक्विटी 15% है, तो उस केस में आप सारा का सारा डिविडेंड डिक्लेयर कर दीजिए, फुल डिविडेंड डिक्लेयर कर दीजिए, पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है। तो ये आपका डिविडेंड डिसीजन का पूरा सिनेरियो कि किस तरीके से डिसीजन लिया जाता है। अगर ग्रोथ फॉर्म में रिटर्न ज्यादा है, कॉस्ट कम में है, तो उस केस में डिविडेंड नहीं, डिविडेंड डिक्लेयर ना करके रिटेन कर लीजिए। अगर आपका कांस्टेंट फॉर्म है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप डिविडेंड डिक्लेयर कीजिए या फिर उसको मतलब या तो डिविडेंड डिक्लेयर कीजिए या फिर रिटेन करके रख लीजिए। अगर डिक्लाइनिंग फॉर्म है तो उस केस में ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर कीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं गॉर्डन मॉडल की, तो इसे डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल, रिलेवेंसी प्लस ग्रोथ मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। ये आपका मेयर गॉर्डन ने दिया था। जब डिविडेंड डिसीजन की हम बात करते हैं तो दो तरीके के डिविडेंड थ्योरीज आती है, एक रिलेवेंट थ्योरी, एक इररिलेवेंट थ्योरी। तो रिलेवेंट थ्योरी का मतलब ये होता है कि डिविडेंड देने से मार्केट प्राइस पे इफेक्ट पड़ता है, मतलब डिविडेंड दे या ना दे इस डिसीजन से मार्केट प्राइस पे इफेक्ट पड़ता है, तो वो होता है आपका रिलेवेंट थ्योरी, जिसमें आपके वॉल्टर की और गॉर्डन की थ्योरी आती है, ठीक है, वॉल्टर की और गॉर्डन की। और इररिलेवेंट थ्योरी क्या होती है आपकी, इररिलेवेंट थ्योरी ये कहती है कि डिविडेंड डिसीजन से मार्केट प्राइस पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर आप डिविडेंड दे रहे हो तो भी मार्केट प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, और अगर डिविडेंड नहीं दे रहे हो तो भी मार्केट प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो ये होती है आपकी इररिलेवेंट थ्योरी। तो जो गॉर्डन की और वॉल्टर की थ्योरी है वो आपकी रिलेवेंट थ्योरी ऑफ मॉडल, रिलेवेंट डिविडेंड थ्योरी में इंक्लूड होती है। अजम्पशन क्या होती है इसकी भी, तो मार्केट परफेक्ट कैपिटल मार्केट होता है, रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कांस्टेंट होती है, लाइफ ऑफ कंपनी परपेचुअल होती है, जो भी इन्वेस्टमेंट होती है वो रिटेन अर्निंग से ही की जाती है, जिसकी कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होती है, कॉर्पोरेट टैक्स एग्जिस्ट नहीं करता है, मार्केट ईपीएस और डीपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड पर शेयर कांस्टेंट होता है, और डेट फर्म डज नॉट यूजेस एनी डेट। तो उसमें सिर्फ एक ही assumption ज्यादा है कि फर्म जो होती है वो सिर्फ इक्विटी पे काम करती है, डेट को यूज में नहीं लेती। देखिए गॉर्डन मॉडल क्या होता है आपका, यहाँ पे ई का मतलब है अर्निंग, बी का मतलब है आपका रिटेंशन रेशियो, के ई का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल,
और आर का मतलब होता है रेट ऑफ रिटर्न। तो अर्निंग में से अगर हम वन माइनस बी मतलब रिटेंशन रेशियो को माइनस करेंगे तो डिविडेंड ये आएगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और ये जो बी आर होता है ना, बी इंटू आर, ये होता है आपका ग्रोथ रेट। ठीक है, इसमें एक अजम्पशन और होती है कि जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो हमेशा ग्रोथ रेट से ज्यादा होगी। ठीक है, ये एक और अजम्पशन होती है, आप नोट डाउन कर लीजिए कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है वो हमेशा बी आर से ज्यादा होगी, ग्रोथ रेट से ज्यादा होगी। डिविडेंड कैसे निकालते हैं इसमें, करंट ईयर का डिविडेंड कैसे निकालते हैं इसमें, जो प्रीवियस ईयर का डिविडेंड होगा उसमें अगर हम ग्रोथ रेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट ईयर का डिविडेंड आपका निकल के आएगा। मतलब प्रीवियस ईयर के डिविडेंड में कितनी ग्रोथ रेट हुई, कितना बढ़ा वो डिविडेंड, वो आपका करंट ईयर का डिविडेंड होता है। कैसे निकालेंगे, अर्निंग में से अगर हम रिटेंशन रेशियो माइनस करेंगे तो हमारा डिविडेंड ही निकल के आएगा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी में से अगर हम ये ग्रोथ रेट को माइनस कर देंगे तो हमारा मार्केट प्राइस पर शेयर एज पर द गॉर्डन मॉडल निकल के आएगा। तो कैसे हम इसमें डिसाइड करेंगे, तो सेम जैसे हमने वॉल्टर मॉडल में डिसाइड किया कि अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, उस केस में आप क्या करें, 100% रिटेन कर ले। मतलब कमाना आपको क्या था, आपने मतलब ज्यादा कमा लिया है, आपकी कॉस्ट 10% थी, लेकिन आपका जो रिटर्न है वो 15% है। मतलब आपकी जो फर्म है वो ग्रोथ स्टेज में है, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेज में है। तो इसका मतलब आपके पास ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आएगी। तो उस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए आप क्या कीजिए, रिटेन कीजिए। ठीक है, अगर आपका जो रिटर्न है वो कम है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, मतलब कमाना कितना था 15%, लेकिन एक्चुअल में कमाया कितना 10%। तो इसका मतलब आपकी फर्म कितनी है, डिक्लाइनिंग स्टेज में, लॉस में चल रही है। तो उस केस में आप 100% क्या कर दीजिए, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ठीक है, इसमें क्या किए, रिटेन कर लीजिए और यहाँ पे क्या कर दीजिए, डिविडेंड दे दीजिए। ठीक है, और अगर आपकी रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बराबर है तो उस केस में आप रिटेन भी कर सकते हैं या फिर शेयर होल्डर्स को एज ए डिविडेंड भी अमाउंट दे सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, अब बात करते हैं मोदी गिलानी मिलर अप्रोच की, जो कि आपकी इररिलेवेंट अप्रोच है। इररिलेवेंट का मतलब ये होता है कि वैल्यू ऑफ फर्म और मार्केट प्राइस ऑफ शेयर दोनों अलग अलग हैं, दोनों का एक दूसरे पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। डिविडेंड आप दो या ना दो, मार्केट प्राइस वैल्यू ऑफ फर्म पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ये आर्बिट्राज आर्ग्यूमेंट पे बेस्ड होता है। तो आर्बिट्राज आर्ग्यूमेंट क्या होता है कि एक मार्केट में जहां सपोज आपको इंडिया में कोई शेयर 500 रुपीज का मिल रहा है, ठीक है, और वही शेयर आपको यूएस में 700 रुपीज का मिल रहा है। तो आपने क्या किया, इंडिया से वो शेयर परचेज करके यूएस में सेल कर दिया। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन में डिफरेंसेस होने की वजह से आपने क्या किया, एक जगह से तो परचेज किया जहां पे आपको सस्ता मिल रहा था, और दूसरी जगह आपने सेल कर दिया जहां पे आपको वो उस शेयर का प्राइस महंगा था। तो आपने क्या किया, प्रॉफिट अर्न कर लिया प्राइस में डिफरेंस होने की वजह से, जिसे हम बोलते हैं आर्बिट्राज आर्ग्यूमेंट। तो इस अप्रोच के हिसाब से जो डिविडेंड डिसीजन है वो इररिलेवेंट है बिकॉज ऑफ आर्बिट्राज आर्ग्यूमेंट। आर्बिट्राज आर्ग्यूमेंट इस जगह पे क्या है कि जो शेयर होल्डर्स है ना, शेयर होल्डर्स वो किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं अगर उनका रेट ऑफ रिटर्न हाई हो, लेकिन अगर उन्हें कहीं और बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है, सपोज म्यूचुअल फंड्स में उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, या फिर प्रॉपर्टी डीलिंग में कहीं प्रॉपर्टी में अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको ज्यादा फायदा दिख रहा है, या फिर गोल्ड में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो ज्यादा फायदा देख रहे हैं, तो वो शेयर होल्डर्स उस केस में क्या करते हैं, उस कंपनी से अपना पैसा विड्रॉ करके इन जगहों पे लगा देते हैं जहां उन्हें ज्यादा फायदा मिलता है। तो उस केस में आप डिविडेंड दो या ना दो, अगर शेयर होल्डर्स को कहीं और बेनिफिट मिल रहा है तो वो आपकी कंपनी से पैसे को विड्रॉ करके दूसरी जगह पे लगाएगा। तो वैल्यू ऑफ फर्म इस चीज पे डिपेंड ही नहीं करता है कि आप कितना डिविडेंड दे रहे हो। अगर शेयर होल्डर्स को कहीं और बेनिफिट ज्यादा मिलेगा तो उस केस में वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो वहां करेंगे। तो ये जो अप्रोच है ये आपके आर्बिट्राज आर्ग्यूमेंट पे बेस्ड है, और इसीलिए इसमें जो डिविडेंड डिसीजन है वो इररिलेवेंट होती है।
करते हैं वॉल्टर मोदी गिलानी मिलर अप्रोच के अजम्पशन की, तो इसमें भी जो मार्केट होता है वो परफेक्ट कैपिटल मार्केट होता है कि हर इंसान को कैपिटल मार्केट की परफेक्ट नॉलेज होती है। टैक्सेस यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जो रिस्क क्लास है वो इक्विवेलेंट रिस्क क्लासेस है कि कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा रिस्क ले रहा है कि कोई बहुत कम रिस्क ले रहा है। जो रिस्क क्लास है वो रिस्क जो रेट है वो सबके लिए इक्विवेलेंट है। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। इन्वेस्टर्स जो है वो फ्यूचर प्राइस को और डिविडेंड को सर्टेनिटी के हिसाब से क्या कर सकते हैं, सर्टेनिटी के हिसाब से फोरकास्ट कर सकते हैं। देखिए अजम्पशंस जो होती हैं वो रियलिटी से अलग होती हैं। रियलिटी में ये सारी अजम्पशंस क्या होती है, एग्जिस्ट नहीं करती हैं। लेकिन जब भी हम कोई थ्योरी पढ़ते हैं या जब भी कोई मॉडल पढ़ते हैं तो हम दो चीजों की स्टडी करने के लिए कुछ फैक्टर्स को हम कांस्टेंट लेके चलते हैं। हम रिसर्च में भी देखते हैं, आपने रिसर्च भी पढ़ी होगी कि जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल की स्टडी करते हैं तो जो उसमें एक्सट्रोनियस वेरिएबल्स होते हैं या फिर कुछ अदर वेरिएबल्स होते हैं उन्हें हमें कंट्रोल करके रखना पड़ता है। तो उस वो जो कंट्रोल करते हैं ना वही हर थ्योरी की अजम्पशन बनती है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट जो होती है वो सिर्फ इक्विटी से हम कर रहे हैं। इट डज नॉट हैव एनी फ्लोटेशन कॉस्ट और ट्रांजेक्शन कॉस्ट। जो इन्वेस्टमेंट होती है वो इक्विटी से हो रही है जिसकी ना कोई फ्लोटेशन कॉस्ट है और ना ही कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट है। अब बात करते हैं ट्रेडिशनल मॉडल की। तो ये ट्रेडिशनल मॉडल आपका रिलेवेंट डिविडेंड मॉडल है। इसे हम स्टॉक मार्केट एम्फेसिस भी कहते हैं। इस मॉडल के हिसाब से जो स्टॉक मार्केट प्लेसेस कंसिडरेबली मोर वेट ऑन डिविडेंड देन एन रिटेन अर्निंग। मतलब इस मॉडल के हिसाब से जो मार्केट है वो ज्यादा डिविडेंड को वेट दे रहा है ना कि रिटेन अर्निंग को। ये मॉडल किसने दिया, आपका ग्राम एंड डॉट। एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ट्रेडिशनल मॉडल है वो किसने दिया है, तो ये आपका ग्राम एंड डॉट मॉडल है। जो स्टॉक मार्केट है वो किस पे डिपेंड करता है, डिविडेंड पे। जो आपका स्टॉक मार्केट है जहाँ पे आपकी सिक्योरिटीज लिस्टेड होती है वो किस पे डिपेंड करती है, डिविडेंड पे। अगर आपका वेरी लो इफेक्ट ऑफ रिटेन अर्निंग ऑन स्टॉक मार्केट और स्टॉक मार्केट का रिटेन अर्निंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो जब मार्केट प्राइस ऑफ शेयर की बात कर रहे हैं ना, तो जो हमारी जहाँ सिक्योरिटीज लिस्टेड होती है ना स्टॉक मार्केट, उधर हमारा प्राइस क्या है उस हिसाब से हमारी वैल्यू ऑफ फर्म डिसाइड होती है। तो स्टॉक मार्केट में हमारे प्राइस की जो शेयर होती है अगर वो हाई है तो इसका मतलब हमारी जो फर्म की वैल्यू है वो भी क्या है, हाई है। तो वो किससे डिटरमाइन होती है, आपकी डिविडेंड से, ना कि रिटेन अर्निंग से। रिटेन अर्निंग का स्टॉक मार्केट पे कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन आप कितना डिविडेंड दे रहे हो, क्या मार्केट प्राइस है आपकी शेयर से, वो आपकी वैल्यू ऑफ फर्म डिसाइड करती है। इसलिए ये आपका रिलेवेंट मॉडल है डिविडेंड डिसीजन का। इसका फॉर्मूला होता है एम P is equal to M into C। तो ये आपका फॉर्मूला है किसका, ग्राम एंड डॉट मॉडल का। देखो इसे ग्राम एंड डॉट मॉडल भी कहते हैं। इसे ग्राम एंड डॉट मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है। तो m इंटू डी प्लस ई बाई 3 ये आपका ग्राम एंड डॉट मॉडल का फॉर्मूला है। बात करते हैं लिंटर मॉडल की। तो लिंटर मॉडल क्या क्या बात करता है आपका, जो ये लिंटर मॉडल है ये बेसिकली आपका इररिलेवेंट मॉडल है। इररिलेवेंट मॉडल है आपका डिविडेंड का। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल टारगेट पे आउट रेशियो एट विच करेंट डिविडेंड एडजस्ट टू टारगेट। देखो ये एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप को टारगेट से, एक आर्बिट्री नंबर लेके हम क्या करते हैं इसका एडजस्ट करके डिविडेंड को, जो करेंट डिविडेंड है उसको टारगेट पे आउट रेशियो के हिसाब से क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। जो करंट डिविडेंड है वो किस पे डिपेंड करता है, करंट अर्निंग पे और लास्ट ईयर अर्निंग पे। ये किसने दिया था, आपका जॉन लिंटर ने दिया था।
बेस्ड हिज मॉडल ऑन अ सीरीज ऑफ इंटरव्यू विद द कंडक्टेड विद कॉर्पोरेट मैनेजर। कब दिया था ये? मिड-90s में लिंटर मॉडल आपका दिया था। ठीक है, बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है बर्ड इन हैंड थ्योरी। देखो ये जो बर्ड इन हैंड थ्योरी है, ये आपके पेपर के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में 2-3 बार पूछा जा चुका है। तो किसने दी थी? गॉर्डन एंड लिंटर ने। ये आपको नाम याद करना है कि बर्ड इन हैंड थ्योरी किसने दी थी? गॉर्डन एंड लिंटर ने। This theory was given in against the argument of irrelevancy theory of Modi, Gilani and Miller theory। जो मोदी गिलानी एंड मिलर थ्योरी है, जिस जो ये कहता है कि वैल्यू ऑफ फर्म और डिविडेंड का कोई रिलेशन नहीं है, वैल्यू ऑफ फर्म का मार्केट प्राइस ऑफ शेयर का कोई रिलेशन नहीं है, तो उसके आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट में गॉर्डन एंड लिंटर ने बर्ड एंड थ्योरी दी थी। इस थ्योरी के हिसाब से जो शेयर होल्डर्स है वो क्या प्रेफर करते हैं? करेंट डिविडेंड इन हैंड rather than the फ्यूचर बेनिफिट। देखो बर्ड इन एक आपका प्रोवर्ब है कि बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन बुश। मतलब जो आज हमारे पास है ना, जो आज हमारे पास हाथ में है, उसकी वैल्यू ज्यादा है रेदर देन कि हम दो रेदर देन कुछ चीज हम जो जो हमें फ्यूचर में मिलेगी। मतलब एक बर्ड जो आपके हैंड में है उसकी वैल्यू ज्यादा है रेदर देन टू इन बुश। मतलब वो दो बर्ड जो कि बुश में है, जो आपके हैंड में ही नहीं है, जिन्हें आप पकड़ ही नहीं सकते, उससे बेटर है कि एक बर्ड आपके हैंड में हो। ठीक है, तो इसका मतलब इस प्रोवर्ब का मतलब ये होता है। इस प्रोवर्ब को आप यहाँ पे इसलिए लगा सकते हो कि करंट जनरली जो शेयर होल्डर्स है वहां अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ पे उन्हें करंट इनकम या करंट डिविडेंड मिले, रेदर देन फ्यूचर बेनिफिट। कि फ्यूचर में कुछ बेनिफिट्स होगा, हो सकता है कैपिटल गेन हो जाए, हो सकता है मार्केट प्राइस बढ़ जाए, तो फ्यूचर में हम उन शेयर्स को बेच के कैपिटल गेन अर्न करें। तो इतना शेयर होल्डर कभी नहीं सोचता है। शेयर होल्डर सिर्फ इतना सोचता है कि जब वो पैसा लगा रहा है तो हर साल उसे कितनी इनकम वहां से हो रही है। तो करंट डिविडेंड हमेशा शेयर होल्डर प्रेफर करता है रेदर देन द फ्यूचर बेनिफिट। तो ये आपकी बर्ड इन हैंड थ्योरी का कॉन्सेप्ट है, जो इररिलेवेंट थ्योरी है आपकी मोदी गिलानी मिलर को, उसको क्या करता है? उसको क्रिटिसाइज करता है। ठीक है, तो आई होप आपको डिविडेंड डिसीजन समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है और आपको ऐसी सीरीज देख के मजा मतलब आपकी प्रिपरेशन में कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रही हूँ, तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इससे मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा कि मैं आपके लिए ऐसी सीरीज कंटिन्यू करती रहूँ। थैंक यू सो मच।